हमने वैलेंट बॉन्ड के लिए H2 मॉलिक्यूल के लिए किस प्रकार से क्वांटम अप्रोच का अध्ययन किया कि कैसे सिस्टम की टोटल वेव फंक्शन में दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के लिए जो वेव फंक्शन होती है उसका योगदान कैसे होता है, कैसे उनका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। इसी में नेक्स्ट आज देखते हैं कि हम कैसे इलेक्ट्रॉन घनत्व तथा बंधन ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, किसी कक्षीय तरंग फलन का वर्ग, इट मीन्स साई का वर्ग कह रहा है, ये उसके इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना बतलाता है। अपने को पता है कि साई केवल रिप्रेजेंट करता है एक इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को। साई का कोई फिजिकल मीन नहीं है। तरंग फलनों के वर्गों को जब अंतरनाभिकीय दूरी के विरुद्ध रेखांकित किया जाता है कि साई स्क्वायर रिप्रेजेंट अगेंस्ट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो अलग अलग प्रकार के वक्र प्राप्त होते हैं। सममित तरंग फलन के लिए इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान अंतरनाभिकीय दूरी घटने के साथ बढ़ता है और किसी विशेष दूरी पर अधिकतम हो जाता है, जबकि प्रति सममित तरंग फलन से संबद्ध इलेक्ट्रॉन नाभिकों से दूर होने लगते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से एक्सप्लेन अपन कर सकते हैं कि थोड़ा सा अगर मैं इसमें एक डायग्रामेटिकल थ्योरी को मैं बताऊं कि जैसे आपकी ये एक्सिस है, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को बताएगी और ये अगर आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो देखिए कि जैसे एक एटम आपका यहाँ है और एक एटम आपका यहाँ है, तो इस एटम के लिए इसका तरंग फलन ऐसे हो। यहाँ जो ये दूरी है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके लिए, साई 1 की है। ऐसे ही ये डिस्टेंस, ये ए एच का है, ये एच बी का है, ये दोनों की दूरियां हैं। अब जब परमाणु पास में आता है तो जब कंस्ट्रक्टिव वेव फंक्शन का निर्माण होता है, अर्थात धनात्मक वेव फलन का निर्माण होता है, दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन से जब प्लस वाली वेव फंक्शन का निर्माण होता है, तो ये जो वेव फंक्शन है ये किस प्रकार से चेंज होती है बताता हूँ कि इसमें फिर जो डायग्राम बनता है वो बनता है इस प्रकार से। और जो ये है, देखिए ये तो थी ए की और ये थी बी की। अब यहाँ पे जो ये बना है ग्राफ, ये रिप्रेजेंट करता है आपके साइन स्क्वायर को, और साइन स्क्वायर बराबर साइन ए प्लस साइन बी का स्क्वायर हो गया। भाई साइन ए प्लस साइन बी, इट मीन्स साइन फर्स्ट प्लस साइन सेकेंड। तो इसको अगर और आगे पढ़ें तो हमें देखने को ये मिलता है कि इसका एक डिस्क्रिप्शन होता है कि साइन स्क्वायर लिखेंगे तो अपने को पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी। तो ये देखिए, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है कि साइन स्क्वायर ए ये एच ए के इलेक्ट्रॉन घनत्व को बता रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु जो पहला वाला है उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व साइन ए, साइन बी दूसरे वाले हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन घनत्व को। लेकिन साइन स्क्वायर जो है ओवरऑल उस तंत्र के इलेक्ट्रॉन घनत्व को बताता है। तो ये तंत्र क्यों बना, ज़्यादा स्थिर क्यों हुआ, क्योंकि दोनों साइन ए साइन बी के इलेक्ट्रॉन घनत्व का योग जो है उससे भी ज़्यादा है क्या, साइन स्क्वायर। वो कितना है,
2 साइन ए बी। इट मीन्स जो नया सिस्टम बना है उसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दोनों परमाणु के अलग अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटियों के योग से भी 2 साइन ए साइन बी अधिक आता है। इट मीन्स ये सिस्टम ज़्यादा स्टेबल है। इसी प्रकार से जब ऋणात्मक ओवरलैपिंग होती है और उससे जो वेव फंक्शंस का निर्माण होता है तो देखिए उसमें अपन यहाँ ग्राफ ले रहे हैं ऐसे, तो उसमें एक अपने को पता था ऐसे है और ऋणात्मक दूसरे का पता होता है ऐसे होता है। ये ए का है और ये बी का है। अब देखिए यहाँ इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है और साइन स्क्वायर माइनस वाले का देखते हैं तो अपने को पता है ये इक्वेशन निकलती है साइन स्क्वायर बराबर साइन ए प्लस साइन बी का स्क्वायर। सॉरी माइनस है, यहाँ प्लस नहीं है। तो इसको अगर एक्सप्लेन करते हैं तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन ए साइन बी, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में ध्यान दीजिए कि दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के योग से भी कम हो जाता है। माइनस कितना कम हो रहा है? माइनस 2 साइन ए बी। इसमें ऋणात्मक जो वेव फंक्शन बन रही है, इट मीन्स ये बॉन्डिंग का इशू नहीं है। अब देखिए दूसरा अपन देखते हैं कि बंद ऊर्जा और बंद दूरी में क्या संबंध होता है और कैसे अपन इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। जब ऊर्जा मानों को अंतर्नाभी के दूरी के प्रति रेखांकित करने पर प्राप्त होते हैं, अनंत दूरी पर परमाणुओं के मध्य कोई पारस्परिक क्रिया नहीं होती। तंत्र की स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसे 0 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए अभी नेक्स्ट यहाँ देखिए ये ग्राफ दिया हुआ है और इसी ग्राफ में जैसे थोड़ा सा मैं अगर यहाँ एक ग्राफ और प्लॉट करके आपको एक्सप्लेन करूँ तो कहने का मतलब ये है कि एक मिनट, अभी इसी ग्राफ के साथ में अगर अपने ग्राफ प्लॉट कर लें, यहाँ पे देखिए ऐसे। अब दोनों परमाणु को अनंत दूरी पर मानते हैं तो उनमें कोई आकर्षण प्रतिकर्षण है। जैसे जैसे दोनों परमाणु एक परिमित दूरी पे आते हैं, अब ये परिमित दूरी पर आ गए, यहाँ पे परिमित दूरी पर जब आ जाते हैं तो आकर्षण के कारण जो दोनों परमाणु का आकर्षण है वो एक दूसरे को खींचते हैं। उस आकर्षण के कारण जो धनात्मक वेव फलन का निर्माण होता है उसकी ऊर्जा घटना प्रारंभ हो जाती है और मैक्सिमम आ जाती है। यहाँ तक जिस दूरी पर दोनों परमाणु रहते हैं और जिस दूरी पर यह मैक्सिमम ऋणात्मक हो जाती है, मतलब घट करके 0 से, ये 0 है, यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा 0 है। दोनों परमाणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या है? 0। कोई आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं है। लेकिन एक निश्चित या परिमित दूरी के बाद में इनका मान ऋणात्मक आता है। अभी ऋणात्मक आता है, इस दूरी को R0 कहते हैं, जिस पर दोनों परमाणु हैं और इनके बीच ये जो दूरी है इसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं और इस एनर्जी को E0 इट मीन्स हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। अब देखिए ऊपर यहाँ दिया गया है ये ग्राफ ऐसे, ये साइन प्लस की जगह साइन माइनस का है और ये साइन प्लस का है। साइन प्लस में कंस्ट्रक्टिव होता है, साइन माइनस में क्या है कि दोनों में अभी अपन ने पढ़ा था कि उनका जो एनर्जी है वो ऋणात्मक जाता ही नहीं है। ऋणात्मक जाएगा तो स्थायी होगा, ऋणात्मक जाता ही नहीं, माइनस में रहता है, पॉजिटिव रहता है। इसलिए ये तो क्या है कि दोनों के चिन्ह अपोजिट होने पे ये ऋणात्मक मतलब बढ़ता जाता है। अभी देखिए यहाँ जब धनात्मक चिन्ह से धनात्मक साइन प्लस से बन रहा है
मैक्सिमम आके फिर वापस बढ़ते 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 ये गई है। क्यों ऐसा हुआ? देखिए, हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि जब दो वेव फलन से नई वेव फलन बनती है तो जैसे दोनों हाइड्रोजन परमाणु, उसमें हमने आकर्षण के साथ साथ दो प्रकार के प्रतिकर्षण भी बताए थे कि दोनों नाभिकों के मध्य प्रतिकर्षण प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन और दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। एक निश्चित दूरी पे जब आते हैं तो आकर्षण रहता है और उस निश्चित दूरी के पश्चात भी अगर आप दूरी कम करोगे, देखिए इधर ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ रही है, लेकिन जैसे जैसे आप दूरी को कम करते लाओगे तो एक निश्चित दूरी R0 जिसको बंद लंबाई कहते हैं, उसके बाद में और कम करोगे तो ये क्या है, प्रतिकर्षण के कारण फिर इनका स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और ये ऊर्जा बढ़ती जाएगी और ये एक्सपोनेंशियल होगी। तो इस प्रकार से हम ऊर्जा आरेख को बनाते हैं। तो देखिए, इससे पहले थोड़ा सा इसको पढ़ो कि अनंत दूरी पर परमाणु के मध्य कोई पारस्परिक क्रिया नहीं होती है, तंत्र की स्थिति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसे जीरो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन दूरी कम होने से परमाणुओं के नाभिकों एवं इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल कार्य करने लगते हैं। साई प्लस अंतर परमाणु का आकर्षण को प्रदर्शित करता है, इसीलिए और अधिक अंतर नाभिकीय दूरी घटने पर इसका मान 0 से कम होने लगता है तथा एक निश्चित दूरी के बाद पुनः यह मान बढ़ने लगता है, जिसे अंतर्नाभिक की दूरी पर यह मान अधिकतम ऋणात्मक होता है। इसको बंद दूरी तथा ऊर्जा के इस मान को बंद ऊर्जा कहते हैं। चाहे माइनस अंतर परमाणु प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करता है, इसीलिए इसका परमाणु और अधिक निकट आने पर इसका मान में वृद्धि होती जाती है। तो देखिए, अभी अपने एक्सप्लेन किया है इसको। साई प्लस के मान में पुनर्वृद्धि होने का कारण यह है कि जब परमाणु बहुत निकट आ जाते हैं तो समान आवेश वाले कणों के बीच प्रतिकर्षण बल इतने प्रबल हो जाते हैं कि ऊर्जा के मान में तेजी से वृद्धि होती है। बंधन तथा इलेक्ट्रॉनों का चक्रण किसी तंत्र की संपूर्ण तरंग फलन, उसके कक्षीय तरंग फलन तथा चक्रण तरंग फलन का गुणनफल होती है। मतलब कक्षीय और चक्रण, मतलब देखिए कि अपने पहले भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जहाँ रहता है जिस, तो वो दो प्रकार का मूवमेंट करता है, एक ऑर्बिटल मोशन और एक स्पिन। स्पिन वो अपनी जगह करता है, ऑर्बिटल मोशन में वो उस नाभिक के चारों ओर घूमता है। तो दो प्रकार की तरंग इसमें काम करती है। अब देखिए, जो ऑर्बिटल मोशन है उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन जो स्पिन मोशन है उसका डायरेक्शन होता है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, कांग्रोट्री है या सॉरी क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्त है या वामवर्त है। क्योंकि अपने को पता है पाउली के अपवर्जन नियम, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं कभी समान नहीं हो सकती। इट मीन्स है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये समान हो सकते हैं, लेकिन जो फोर्थ क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर, आर नॉट इक्वल फॉर द बोथ टू इलेक्ट्रॉन इन एटम। किसी भी परमाणु में ये संभव नहीं है। अब जब ये संभव नहीं, इट मीन्स स्पिन दोनों के अलग है, स्पिन दोनों की अलग है तो इनकी वेव फंक्शन भी दोनों की अलग अलग ही होगी। अब यहाँ ये बात यही आती है कि वेव फंक्शन, स्पिन की जो वेव फंक्शन है उसका अलग होना क्यों आवश्यक है, कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ जब बॉन्ड बनाते हैं तो उनकी स्पिन एक समान हो तो वो क्या बॉन्ड नहीं बनाएंगे या बॉन्ड बनाएंगे क्या। तो ये बात देखिए कि किसी सहसंयोजक बंद बनने के लिए यह आवश्यक है कि बंद इलेक्ट्रॉनों के चक्रण विपरीत हो। इस सिद्धांत के अनुसार दो परमाणु कक्षा का अतिव्यापन करके इसलिए बंद बनाते हैं क्योंकि बंद बनने से अणु की ऊर्जा कम हो जाती है। और ये भी क्लियर है कि दोनों इलेक्ट्रॉनों की चक्रण क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए, क्योंकि जब समान चक्रण होती है तो कंस्ट्रक्टिव जो समान चक्र, क्योंकि यहाँ लिखा है कि जो ओवरऑल तरंग फलन है वो असममित होनी चाहिए। अब ओवरऑल तरंग फलन कब असममित होगी, ओवरऑल तरंग फलन जब भी असममित होगी जब आपकी कक्षीय तरंग फलन और चक्रण तरंग फलन में से दोनों में से कोई एक ऋणात्मक होगी। अब कक्षीय तरंग फलन में अपने को पता है एक धनात्मक होती है एक ऋणात्मक होती है, जबकि चक्रण में
अब चक्रण में भी एक धनात्मक और एक ऋणात्मक बनेगी। लेकिन अब कक्षीय तरंग फलन का धनात्मक वाला जो है और स्पिन की जो वेव फंक्शन है उसका जो ऋणात्मक वाला है, इट मीन्स उन दोनों की स्पिन अपोजिट होगी, तभी ये कंस्ट्रक्टिव निर्माण होगा। क्योंकि कक्षीय की जो ऋणात्मक वाली है उससे होता नहीं है। अब ऋणात्मक वाले के साथ में अगर आप स्पिन ऋणात्मक वाले मिलाओगे तो नहीं होगा। इट मीन्स ये है कि कक्षीय तरंग फलन और चक्रण तरंग फलन दोनों में से कक्षीय तरंग फलन तो धनात्मक होगी तो कंस्ट्रक्टिव होगा, तो स्पिन इसका ऋणात्मक वाला होना चाहिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सीमाएं हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार सहसंयोजक बंध के लिए साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों बंधित परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर बनता है। इसमें उपसहसंयोजक बंध का कोई उल्लेख नहीं है, जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही दाता परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। सामान्य है, आप कोऑर्डिनेशन पढ़ चुके हो। इसके अनुसार O2 अणु में कोई एकमित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः ऑक्सीजन की प्रकृति प्रतिचुंबकीय होनी चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। वास्तव में ऑक्सीजन की प्रकृति अनुचुंबकीय होती है, इसमें कोई एकमित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इस सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या नहीं है। इलेक्ट्रॉन के युग्मन के बिना H2+ जैसे आयन कैसे बनेंगे, इसकी व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर नहीं हो सकती। कभी कभी कुछ अणुओं के लिए एक से अधिक संभावित संरचनाएं लिखनी पड़ती हैं, जबकि वास्तविक संरचना एक अनुनादी संकर होती है। सहसंयोजक बंध में कुछ आयनिक गुण भी सामान्यतः पाया जाता है। वह आयनिक गुण कितना प्रतिशत, इसके बारे में यह सिद्धांत कोई जानकारी नहीं देता है। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।